सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 31 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन आवेदन भरे जाने हैं, ये आप लोगों को पता है दोस्तों। और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेंगे इसमें, ये चीज़ भी आप लोगों को पता है। तो इसी संदर्भ में मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यूअसली वीडियो बना करके ले आता हूं। जैसा कि मैं आजकल आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन की जो पेडागोजी होती है उसके ऊपर मैं कंटिन्यूअसली वीडियो बना के ला रहा हूं, और इससे पूर्व मैं 8 वीडियो आपके सामने ले चुका हूं और ये 9वीं वीडियो मेरी आप लोगों के लिए है। तो दोस्तों, क्योंकि 60 नंबर का आपका यहाँ पर से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके जीएस से पूछे जाते हैं दोस्तों, और 20 नंबर ऐसे होते हैं जो शिक्षण शास्त्र पर आधारित होते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। तो आज की वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप पूर्व की वीडियो का भी अवलोकन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी परीक्षा सेंटर में जब आप लोग जाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालता हूं तो आप लोगों को उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसकी तैयारी कर सकें। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब अंग्रेजों के अधीन हम लोग थे तो हमारे भारत के जो समाचार पत्र थे उन पर क्या लग गया था, ये कह सकते हैं कि उन पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि वो अंग्रेज शासन के विरुद्ध लिख रहे थे और उन पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। वही आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था दोस्तों, ठीक है। और ये आपका 1778 ईस्वी में 1778 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, जो कि किस गवर्नर के टाइम पे पारित हुआ था। तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड लिटन के टाइम पे 1778 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या हुआ था, पारित हुआ था, और बाद में इसे हटा दिया गया था 1782 में। लॉर्ड रिपन के टाइम पे इसको हटाया गया था दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर याद रखेंगे कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो कि लॉर्ड लिटन के टाइम पर पारित हुआ था 1778 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त वर्णन नहीं है, ठीक है। तो जो विद्यालय आधारित आकलन होता है वो क्या करता है, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। बिल्कुल सही करता है दोस्तों, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। अब यहाँ पर इसने केवल शब्द जोड़ दिया है शब्द, ठीक है। तो यह केवल सहगामी यानी कि शैक्षिक को छोड़ करके यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, ये उपयुक्त तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि सहगामी के साथ साथ शैक्षिक पक्षों को भी ये क्या करता है, सम्मिलित करता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और आपका यहीं पर आपका आंसर मिल गया है। यद्यपि और ऑप्शन देख लेते हैं, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, ये भी बिल्कुल सही है, और यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है, तो ये भी सही है। लेकिन आपने नकारात्मक वाला उत्तर निकालना था कि यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यह विद्यालय आधारित आकलन के लिए अनुपयुक्त वर्णन है दोस्तों। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपको पता है कि वल्लभ भाई पटेल का उपनाम सरदार यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से उन्हें जानते हैं, और 31 अक्टूबर को उनका जयंती एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और उसी दिन से आप लोगों ने सीटेट के एग्जाम के फॉर्म भी भरने हैं दोस्तों, ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन से मिली थी। यहाँ पर ऑप्शन है बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा या चंपारण। तो याद रखिएगा दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। तो बारदोली आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, और वहाँ की महिलाओं ने पटेल जी को क्या कहा था, सरदार कह के पुकारा था। और ये बारदोली आंदोलन जो हुआ था दोस्तों 1928 ईस्वी में हुआ था। कई बार पूछ लिया जाता है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए आप वृत्तांतों का प्रयोग क्यों करेंगे, दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण चुनिए। वृत्तांत यानी कि किसी घटना के बारे में विवरण प्रस्तुत करना। वृत्तांत का मतलब क्या होता है, किसी घटना के बारे में विवरण प्रस्तुत करना। तो आप सामाजिक विज्ञान शिक्षण में किसी घटना के बारे में विवरण क्यों प्रस्तुत करेंगे, दिए गए विकल्प में से सबसे उचित उत्तर चुनिए। तो शिक्षार्थियों को संवेदनशील बना सकें, जिससे वे उचित आदर्श का पता कर सकें, पाठ्यक्रम की पूर्णता को सुनिश्चित कर सकें, कक्षा को मनोरंजन एवं सजीव बना सकें, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। तो देखिए दोस्तों, सारे सही लग रहे हैं, लेकिन जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो है अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सकें। इसीलिए हम वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे, यानी कि पुरानी घटनाओं का प्रयोग करेंगे, विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसलिए अवधारणाएं क्या हो जाएंगी, सजीव और वास्तविकता के साथ जुड़ सकेंगी। इसीलिए हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण में वृत्तांतों का प्रयोग करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों।
निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, चिनूक जो स्थानीय पवन है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत की ढालों से होते हुए बहती है ये, और ये गर्म हवा है दोस्तों, ये गर्म लगभग 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या होता है, ठीक है। तो शुष्क और ये कह सकते हैं कि गर्म पवनें हैं ये। तो चिनूक आपको पता होना है संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली पवन है, और ये रॉकी जो पर्वतमाला है उसके सहारे सहारे बढ़ती है। तो इस स्थान कौन सी पवन चलती है, चिनूक कहाँ बहती है? तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे इसने, वेल्ड, पंपास, प्रेयरी या सवाना। अब आपको पता है दोस्तों, वेल्ड जो घास के मैदान है वो आपके कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में है। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। प्रेयरी घास के मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि कनाडा के क्षेत्र में है। और सवाना घास के मैदान अफ्रीका में है। तो चिनूक जो स्थानीय जो पवन चलती है दोस्तों, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। इट मीन्स संयुक्त राज्य अमेरिका में जो घास के मैदान है उसे प्रेयरी कहते हैं, याद रखेंगे। तो प्रेयरी घास के मैदानों में चिनूक स्थानीय पवन चलती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बहुत बार पूछा जाता है कि देश के जो बांध हैं, ठीक है, उनको भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू या स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही क्या कहा था, बांधों को भारत का मंदिर कहा था, क्योंकि सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं। इसलिए देश के बांधों को क्या कहा गया था, भारत का मंदिर कहा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो याद रखेंगे इसे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन भी। तो जनसंख्या घनत्व अगर हम उत्तराखंड की ही बात करें या अपने देश की, पूरे देश की बात करें, तो हमारे देश के प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली मतलब क्या जो जनसंख्या होती है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, उस देश का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। या फिर प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाली जनसंख्या को उस राज्य का क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसी प्रकार से पूरी पृथ्वी की अगर बात करें तो प्रति इकाई पृथ्वी यानी कि पृथ्वी के जो पृष्ठ पर जो लोग रहते हैं उसे क्या कहेंगे, पृथ्वी का जनसंख्या घनत्व कहेंगे। तो यहाँ पर यही है कि पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है दोस्तों। आगे पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो आपको पता है समवर्ती जो सूची है दोस्तों, भारत की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ये कह रहा है कि समवर्ती सूची पर काम कौन करता है। तो आपको पता होना समवर्ती सूची ऐसा है जिसपे केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही क्या कर सकती है, कानून बना सकती हैं, कार्य कर सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला ही है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार, तो दोनों ही समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। और शिक्षा जैसे समवर्ती सूची का भी सही है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ऋतु प्रवास से अभिप्राय है। ऋतु प्रवास का मतलब ऋतु के अकॉर्डिंगली हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ऋतु प्रवास से क्या अभिप्राय है इन ऑप्शनों के हिसाब से? लोगों की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता, फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का गांव की ओर प्रवसन, नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, और वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो ऋतु प्रवास होता है वो पशुओं के हिसाब से होता है दोस्तों, ठीक है, और चरागाहों का। तो नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, जो लोग चरागाहों के साथ मतलब चरवाहे होते हैं, वो ऋतु बदलने के साथ साथ अपना स्थान भी परिवर्तन करते हैं, उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि नए चरागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों का ऋतुवत गतिशील था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? यानी कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, बिल्कुल यही गलत है दोस्तों। तानाशाह, जहाँ पर तानाशाही सरकार होती है वहाँ पर जो तानाशाह ने बोल दिया तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि उठा सकते हैं, तो यही गलत हो गया, बाकी इसका मतलब सही है। या ये कह रहा है तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों का तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है।
तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका मतलब ये गलत बात बोल रहा है कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा दिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, लोग नहीं उठा सकते हैं दोस्तों प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कृष्णराज सागर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो कृष्णराज सागर जो बांध है, आपको यहाँ पर ऑप्शन है महानदी, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी। तो याद रखेंगे दोस्तों, कृष्णराज जो सागर बांध है वो कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। याद रखेंगे, कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, तो कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है कृष्णराज सागर बांध दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, आपको पता है सितंबर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों। ठीक है, वो जब पिता की मृत्यु में संपत्ति के समान अधिकार किसे किसे प्रदान करता है, तो आप याद रख लीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड, और उसकी पत्नी, मृतक की पत्नी दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि पुत्री पुत्रियों और तथा बहनों को, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी, पुत्र पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों, यानी कि पुत्र पुत्रों और पुत्री पुत्रियां, ये बच्चे हो गए मृतक के, और एक पत्नी हो गई। इनमें समान रूप से क्या होगी, वो संपत्ति बटेगी दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 यही बात कहता है कि जो संपत्ति होगी वो पत्नी में भी बटेगी, पुत्र पुत्रों में भी बटेगी, और पुत्री पुत्रियों में भी समान रूप से बटेगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्र राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया? ठीक है, यानी कि विविधता में एकता वाला मुहावरा किसने कहा भारत के राज्यों के लिए? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखेंगे दोस्तों, विविधता में एकता की बात भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की का ही बोलना था कि भारत में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, ठीक है, विविधता में एकता की बात की थी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों ये, और आ जाता है कई बार। तो प्रधानमंत्री मंत्रियों का परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद या सांसद और विधायक। तो याद रखेंगे दोस्तों, सांसद करते हैं प्रधानमंत्री का चुनाव। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, ठीक है, लोकसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है, बहुमत दल होता है, वो अपना एक क्या करते हैं, वो अपना एक मंत्री यानी कि प्रधानमंत्री चुनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वो सभी सांसद ही होते हैं। ठीक है, तो सांसद प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं अकॉर्डिंग टू यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस स्थान पर हुआ है? तो ओजोन परत आपको पता है कि जो समताप मंडल में है दोस्तों, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण इसका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रहा है? तो यही पूछा जा रहा है कि भूमध्य रेखा पर, दक्षिण ध्रुव पर या उत्तरी ध्रुव पर, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो ओजोन परत का जो अधिकतम ह्रास हो रहा है वो अंटार्कटिका में हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव में आपका ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हो रहा है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? WII, यानी कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव संस्थान। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है अहमदाबाद, कोयम्बटूर, नई दिल्ली या देहरादून। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि स्थित है आपका देहरादून में। ठीक है, और इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, 1982 ईस्वी में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी देहरादून में, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो संविधान के बारे में अगर हम जानकारी रखते होंगे तो हमें पता होगा कि किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बिल्कुल किया गया है। सरकार का ढांचा, बिल्कुल सरकार के ढांचे की बात की गई है। राजनीतिक दलों का नाम यही नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, और नागरिकों के अधिकार ये किए गए हैं। तो किस चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है? राजनीतिक दलों के नामों की बात नहीं की गई है दोस्तों। राजनीतिक दल राष्ट्रीय चुनाव आयोग के हिसाब से चलते हैं। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि इनको राष्ट्रीय दल का नाम देना चाहिए, या फिर राज्य स्तरीय होना चाहिए, या फिर इनको कोई चुनाव चिन्ह नहीं देना चाहिए, ठीक है, तो राजनीतिक दलों का नाम भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बक्सर का युद्ध किस सन में लड़ा गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बक्सर का युद्ध, यहाँ पर ऑप्शन है 1765, 1764, 1766 या 1768। तो याद रखेंगे दोस्तों, 1764 ईस्वी में अंग्रेज सेना का जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर
मुनरो और भारत की संयुक्त सेना में बंगाल का नवाब मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर के युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हार गए थे युद्ध। हेक्टर मुनरो के मतलब नेतृत्व में लड़ा गया था ये अंग्रेजों की तरफ से युद्ध। कई बार पूछ लिया जाता है कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, तो हेक्टर मुनरो। ठीक है, और कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों की क्या पड़ गई थी भारत में, ये कह सकते हैं कि सत्ता स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध आप लोगों का क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों। उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल तथा अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं। अब किस स्तर पर हो सकते हैं, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करना। बिल्कुल, जो हमारा भूगोल होता है दोस्तों, उसमें हम पर्यावरण संसाधनों की बात पढ़ते हैं, साथ ही साथ अर्थशास्त्र में भी हम संसाधनों की बात करते हैं और विकास से उसको जोड़ने का काम करते हैं। तो पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए ही भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में शायद हो सकते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे। जो सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चे हैं उनके प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, या समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी कि समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे, तभी जा करके सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों को प्रोत्साहन मिल पाएगा दोस्तों कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लेस करना चाहिए। ठीक है, तो खाली स्थान में उनके साथ क्या करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, सामाजिक व्यवहार का बचाव करने की योग्यता, जेंडर के बारे में सामाजिक नियमों का पालन करने की योग्यता, या सामाजिक दबावों को झेलने की योग्यता। तो दोस्तों याद रखेंगे स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता विकसित होगी उनकी। ठीक है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता खाली स्थान में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है, तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपने जानकारी रखी होगी दोस्तों कि जॉन डीवी इसके प्रवर्तक थे, जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी, और इन्होंने ही प्रगतिशील शिक्षा की बात करी थी। और प्रगतिशील जो शिक्षा होती है दोस्तों, वो क्या होती है, बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए मानी जाती है, यानी कि बच्चों को ही खुद के द्वारा करवाए जाते हैं उसमें पहले कार्य। ठीक है, उसके बाद अध्यापक उसमें एक ये कह सकते हैं कि सुगमकर्ता का काम करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल केंद्रित होती है। और कई बार पूछ लिया जाता है प्रगतिशील शिक्षा पद्धति किसकी देन है, तो जॉन डीवी, याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में कहती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ जुड़ा होना चाहिए, कक्षा के जीवन से जुड़ा होना चाहिए, या बाहर के जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल बाहर के जीवन के साथ भी जुड़ा हुआ होना चाहिए, यही बात कहती है एनसीएफ 2005 दोस्तों सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में। तो याद रखेंगे इसे कि जो विद्यालय का ज्ञान होगा उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक को 1990 ईस्वी में, ठीक है, विकसित किया गया था। और किसने किया था, एडम स्मिथ, अमर्त्य सेन, महबूब उल हक या किन्स ने। ठीक है, तो महबूब उल हक जो पाकिस्तान के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1990 ईस्वी में, ठीक है, मानव विकास सूचकांक को स्थापित किया था दोस्तों, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक को स्थापित किया था, यानी कि उन्होंने इस मानव विकास सूचकांक बनाया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, इस तरीके से ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या गवर्नर। तो दोस्तों आपने आर्टिकल 64 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 64 में एक बात कही गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब होता है जब तक पद में बना हुआ है, जब तक पद पर बना हुआ है उपराष्ट्रपति, तब तक वह राज्यसभा का क्या होगा, सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा वो। ठीक है, तो
यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन पदेन राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति और आर्टिकल 64 के तहत दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि जैसे 12वीं शताब्दी के आसपास ये कृष्ण और राधा की रासलीलाओं और कृष्ण की और गोपियों की रासलीलाओं पर 300 श्लोकों का एक संस्कृत ग्रंथ है दोस्तों, गीत गोविंद। तो इसके लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है रविदास, जयदेव, कालिदास या कबीर। तो याद रखेंगे दोस्तों, जयदेव की कृति है गीत गोविंद और 12वीं सदी में ये लिखी गई थी। 300 श्लोकों का यह एक महाग्रंथ है। ठीक है, जिसमें कृष्ण और राधा और गोपिकाओं की रासलीलाओं का वर्णन किया गया है गीत गोविंद में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्राकृतिक वातावरण में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन है पेडोलॉजी, जूलॉजी, प्लांटोलॉजी या आर्कियोलॉजी। तो याद रखेंगे दोस्तों, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। ठीक है, पेडोलॉजी को ही मिट्टी का अध्ययन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी, इस पर काफ़ी बार चर्चा कर चुका हूं मैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राज़ील या वियतनाम। तो दुनिया में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील में जो एक सेंटोस बंदरगाह है उसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? विश्व की ब्राज़ील में होती है और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में एक देश है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अमेजन नदी किस महासागर में जाती है? आपको पता है विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, बड़ी। ठीक है, यानी कि पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, और ये कहाँ जा करके गिरती है? तो यहाँ पर है भूमि की नालियों में, दक्षिण महासागर, प्रशांत महासागर या अटलांटिक महासागर। तो याद रखेंगे दोस्तों, अमेजन नदी आपकी गिरती है अटलांटिक महासागर में गिरती है दोस्तों। ठीक है, अटलांटिक महासागर में गिरती है अमेजन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, आपको पता है दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी से शुरू हुए थे। ठीक है, और इनका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? यह बदलता रहता है, एवर अनवर्ड, फॉर एवर हायर, अल्टियस, सीटियस या फोर्टियस। ठीक है, तो यही इसका क्या है? आदर्श वाक्य है दोस्तों, अल्टियस, सीटियस और फोर्टियस। ये ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन आप लोगों को सीटेट में देखने को मिलेंगे। ऐसे में एक सोच बना के चला हूं कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के साथ। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।